जय हिंद साथियों। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। तो भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जो हैं ट्रिक का प्रयोग करते हैं, उनको समझने के लिए उनको रटते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत के जो संविधान के स्रोत हैं, इनको ट्रिक के माध्यम से नहीं, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसको समझ के याद करेंगे तो निश्चित तौर पर ही आप इसको याद रख पाएंगे। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, तो आप महसूस करेंगे कि क्या वाकई संविधान के जो स्रोत हैं वो रटने की चीज़ हैं क्या। इसी आधार पर अब मैं अपनी भारतीय संविधान के स्रोत को बताती हूँ। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। जब भारत की संविधान सभा ने संविधान बनाने की योजना बनाई थी, तो संविधान के निर्माताओं ने सोचा था कि जिन देशों के संविधान पहले ही लिखे जा चुके हैं, उन संविधान के प्रावधानों का उपयोग भारतीय संविधान के लिए किया जाए। इसी आधार पर संविधान निर्माताओं ने अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई अन्य देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया, उनका मूल्यांकन किया और उन्हें जो भी प्रावधान भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप लगे, उन्हें भारतीय संविधान में शामिल भी किया। इस आधार पर हमारे जो भारतीय संविधान के मुख्यतः दो स्रोत माने जाते हैं। एक है आंतरिक स्रोत और दूसरे हैं बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत में अगर बात की जाए तो वे स्रोत रखे गए हैं जिसमें जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय समय पर हमारे देश में शासन चलाने के लिए लाए गए थे। तो अंत में जो अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम 1935, उसका इसमें अधिकांश भाग लिया गया है, लगभग 2/3 भाग। और जो हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था, उसमें भी ये साफ साफ लिखा गया था कि जब तक संविधान सभा अपना खुद का संविधान नहीं बना लेती है, तब तक जो है भारत में शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही किया जाएगा। तो हमारी संविधान सभा ने इसमें इसके जो अधिकतर अनुच्छेद थे, लगभग 250 अनुच्छेद, वो भारत सरकार अधिनियम से जो हैं सीधे सीधे ले लिए। वर्तमान में जो 395 अनुच्छेद हैं, तो इसमें से जो 250 अनुच्छेद हैं वो किस में से हैं? सीधे सीधे भारत सरकार अधिनियम से। इसीलिए हमारे संविधान के बारे में जो है कहा जाता है कि हमारे भारत का जो संविधान है वो कुछ नहीं, भारत सरकार अधिनियम की नकल है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सत्य यही है कि जब हमारे देश में भारत सरकार अधिनियम 1935 को जब लाया गया था, तो ये इस अधिनियम के द्वारा एक लंबे समय तक स्वतंत्रता की प्राप्ति तक शासन किया गया। तो भारत के जो नेता थे, उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार अपने देश को अपने आप को देश परिवर्तित कर चुके थे। देश जो चल रहा था उन्हीं के अनुसार चल रहा था, उन्हीं नियमों के अनुसार। तो राजनेताओं ने इसमें कोई विशेष परिवर्तन ना करते हुए, उसमें जो आवश्यकता अनुसार संशोधन करते हुए उसी को अपने संविधान का स्रोत बना लिया। अब हम आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत को समझते हैं। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 10 ऐसे विदेशी संविधान के स्रोत हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के अलावा, जिनसे हमारे देश में कुछ ना कुछ हमारे देश के संविधान में कुछ ना कुछ लिया गया है। तो चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के साथ साथ भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं, उनको जो भारत संविधान में शामिल किए गए हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें बात की गई है संघीय व्यवस्था की। संघीय व्यवस्था की मांग आपको पता होगा, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया था, तो सबसे पहले अखिल भारतीय संघ की जो मांग इसी में की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो सरकार होगी वो 2 स्तर पर चलेगी, जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस थे। और देखा जाए तो जैसे केंद्र में सरकार थी जिसमें कार्यपालिका और विधायिका थे, ऐसे ही राज्य में भी कार्यपालिका और विधायिका थे। तो ये संघीय व्यवस्था जो भारत सरकार अधिनियम में थी, इसी को ही हमारे भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया। फिर है राज्यपाल का कार्यालय। तो राज्यपाल के कार्यालय की अगर बात करें तो हमारा जो संविधान जब बना था उस समय माफ़ कीजिए, जब 1935 का जो अधिनियम लाया गया था, उस समय हमारे देश में 11 राज्य थे और देशी रियासतें थीं, जिसमें से देशी रियासतों ने तो हमारे भारत में अखिल भारतीय संघ में शामिल होने से मना ही कर दिया था। तो इन 11 राज्यों ने अपने अलग अलग चुनाव कराए थे, जिसमें राज्यपाल भी तैनात किए गए थे। तो ये राज्यपाल का कार्यालय जो है उसी से हमारे संविधान में शामिल कर लिया गया है। फिर बात करते हैं न्यायपालिका की संरचना की।
तो न्यायपालिका की संरचना देखें तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही ली गई है, जिसके तहत 1937 में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है कि दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो कब बना, तो 1937 में आपको याद रखना है, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लाया गया था। इससे पहले जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था वो सन 1774 में, वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 उसके तहत लाया गया था। तो न्यायपालिका की संरचना जो है 3 स्तर पर की गई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद फिर उच्च न्यायालय और उसके अधीन फिर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिला अदालतें, इस तरीके से ये संरचना सब भारत सरकार अधिनियम से ही हमारे संविधान में शामिल की गई है। अब है आपातकालीन उपबंध। तो राष्ट्रपति के लिए जो आपातकालीन उपबंध हैं ये भारत सरकार अधिनियम से ही लिए गए हैं, और हमारे जो आपातकालीन प्रावधान हैं ये 3 प्रकार के हैं: राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ये तीनों भारत सरकार अधिनियम से ही लिए गए हैं। अगला है लोक सेवा आयोग। तो आप जानते हैं कि हमारे संविधान में लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है, जिसके आधार पर अखिल भारतीय सेवक चुनकर आते हैं। तो ये लोक सेवा आयोग जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही हमारे देश के संविधान में ले लिया गया है। फिर है शक्तियों के वितरण की सूचियाँ। इसमें 3 सूचियाँ हैं, लेकिन उस समय शक्तियों के वितरण की 2 ही सूचियाँ, ये गलत टाइप हो गया है, क्योंकि संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची तो बाद में जोड़ी गई थी। तो संघ सूची और राज्य सूची की ही बात करेंगे, जिसको अखिल भारतीय भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही हमारे संविधान में शामिल किया गया है। फिर पढ़ते हैं हम ब्रिटिश के संविधान से हमारा क्या क्या लिया गया है। तो चूँकि हमारे देश में जो संविधान लाया गया उससे पहले जो शासन अंग्रेज़ों ने ही किया था, ब्रिटिश का संविधान था, तो अधिकतर ब्रिटेन में जो संसदीय प्रणाली थी, हमारे देश में संसदीय प्रणाली चल रही थी, तो उन्हीं के संसदीय सिस्टम को हमारे देश में ले लिया गया। और जहाँ संसदीय प्रणाली होगी वहाँ मंत्रिमंडल प्रणाली यानी कि कैबिनेट सिस्टम अवश्य होगा, यानी कि प्रधानमंत्री की सहायता के लिए कौन चुने जाएंगे? गृह मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री। तो संसदीय प्रणाली के साथ मंत्रिमंडल प्रणाली भी बनाई गई, ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई। फिर है विधायी प्रक्रिया। तो विधायी प्रक्रिया में आप जानती हैं जैसे कि संसद में विधि होती है, जो कि बाद में कानून बन जाती है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, जो पूरे देश में लागू हो जाती है। तो ये विधि बनाने की प्रक्रिया जो ब्रिटेन के संविधान से थी, यही हमारे देश में के संविधान में शामिल कर ली गई है। इसके बाद अब हम इसमें देखते हैं एकल नागरिकता। तो जैसा आप जानते होंगे कि अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है, जबकि हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर हमारे भारत का नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता जो है शून्य घोषित कर दी जाती है। तो हमारे भारत में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि वो केवल एक ही देश की नागरिकता ले सकता है। फिर परमाधिकार की रिटें। तो परमाधिकार की रिटों का वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है, और ये परमाधिकार की रिटें जो हैं जारी करने का अधिकार किस में दिया गया है? तो ये किससे लिया गया है? ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर करते हैं द्विसदनवाद की। तो 2 सदन होंगे जैसे कि ब्रिटेन के संविधान में होते थे। तो ये 2 सदनीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो ज़्यादातर जैसे हमारे संविधान के ज़्यादातर अनुच्छेद, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 से उसके बाद ब्रिटेन के संविधान से बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में ली गई हैं। संसदीय विशेषाधिकार की अगर बात करें तो संसदीय विशेषाधिकार यानी कि संसद के जो सदस्य होते हैं उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 105 में देखे जा सकते हैं संसद के विशेष अधिकारों को। जबकि राज्य के संबंध में अगर इनकी बात की जाए तो राज्य के विधानमंडलों के जो विशेष अधिकार हैं वो अनुच्छेद 194 में दिए गए हैं, और इनकी अवधारणा भी ब्रिटेन से ही ली गई है हमारे संविधान में। आगे पढ़ते हैं अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार की बात की गई थी। आपको पता होगा कि सबसे पहले जो है अमेरिका का संविधान ही लिखित रूप में था, और अमेरिका ने अपने देश के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। तो हमारे देश ने भी इसमें जो नागरिकों की मूल मांगें थी उससे प्रेरित होकर इसे अपने संविधान में शामिल किया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अमेरिका की न्यायपालिका बहुत सशक्त है,
वहाँ पे इसके अधिकार हमारे देश की न्यायपालिका से भी अधिक प्रभावी हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्यपालिका और न्यायपालिका में हमारे देश में एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करते हुए देखा जाता है, लेकिन अमेरिका की न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो अमेरिका की न्यायपालिका की स्वतंत्रता से प्रेरित होकर ही इसे हमारे भारत के संविधान में शामिल किया गया। फिर है न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, यानी कि पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, जिसका वर्णन कहाँ किया गया है? जुडिशियल रिव्यू का अनुच्छेद 137 में किया गया, जिसमें कहा गया है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि संविधान के अनुरूप नहीं है, तो क्या हमारी जो न्यायपालिका है उसकी फिर से समीक्षा करेगी, उसका अवलोकन करने के पश्चात ये बताएगी कि ये संविधान के अनुरूप नहीं है, तो वो उस कानून को शून्य घोषित कर देगी। तो ये न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी न्यायपालिका के पास ही है, जो कि किससे लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मौलिक अधिकार जो हैं वो हमारे संविधान के किस भाग में, कहाँ से कहाँ, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं। अब हम देखते हैं इसमें उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों को हटाना, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति का महाभियोग यानी कि अनुच्छेद 61, ये भी राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद होगा, ये भी हमारे देश में अमेरिका के संविधान से शामिल किया गया है। फिर अब देखते हैं कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। तो आप ये जानते होंगे कि हमारे जो देश में है राष्ट्रपति होते हैं, वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो मनोनीत के लिए जो वो अपने अपने विषय में विशेषज्ञ होते हैं, उनका राज्यसभा के सदस्यों में जो नामांकन की प्रक्रिया है वो आयरलैंड से ली गई है, ये याद रखना। और इसको ऐसे याद कर सकते कि नामांकन करवाना है तो आइए यानी कि आयरलैंड आइए नामांकन करवाना है तो राज्यसभा के लिए। इस तरीके से आप इसको चाहे तो लाइन बनाकर याद कर सकते हैं। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये पेपर में अक्सर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो राज्य के जो नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, ये क्या कहते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार चलाने के लिए कुछ अपनी योजनाएं जो बनाएंगे, सिद्धांत बनाएंगे, तो इसमें निर्देश किए गए उनके लिए कि अपनी नीतियों में वो इन तत्वों को अवश्य शामिल करेंगे। तो यही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में बताया गया, जो कि आयरलैंड के सिद्धांत से लिए गए हैं, संविधान से लिए गए हैं। अब है राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका भी आयरलैंड से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की बात की गई है, यानी कि संघीय व्यवस्था में केंद्र सशक्त होगा, यानी कि केंद्र के पास अधिक पावर है। जैसे कि आप देखते हो कि राज्य में राज्यपालों की जब नियुक्ति की जाती है, तो कुछ राज्यों में जब विपक्ष की सरकारें होती हैं, यानी कि केंद्र में अलग सरकार है और राज्य में अलग सरकार है, तो वहाँ पे जो राज्यपाल चुनकर आते हैं वो केंद्र में जो सरकार होती है उन्हीं के राज्यपाल अक्सर चुनकर उन्हीं के उसी पार्टी के राज्यपाल भेज दिए जाते हैं, ताकि इससे हम उनमें कभी कभी विवाद की स्थिति भी देखी जाती हैं। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ केंद्र ज़्यादा सशक्त है, क्योंकि कनाडा के संविधान से लिया गया है और केंद्र के पास ज़्यादा पावर, तो केंद्र जिसे चाहे राज्यपाल नियुक्त करके भेज देगा, इसमें राज्य से सलाह नहीं ली जाएगी। तो कौन ज़्यादा सशक्त है? केंद्र संघीय व्यवस्था में, कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऐसे ही सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी निर्णय सिद्धांत, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है इसमें परामर्श का काम करेगा कि हमारे राष्ट्रपति क्या करते हैं कि अगर हमारे देश में कुछ जब नियम बन रहे होते हैं, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए सलाह लेने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं, लेकिन उसको लागू करेंगे, उसकी सलाह को मानेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि केंद्र क्या है, केंद्र ज़्यादा सशक्त है यहाँ पे। और अवशिष्ट शक्तियाँ, ऐसी शक्तियाँ जब जो संघ और राज्य जब बनाए गए तो इनमें जो कुछ शक्तियाँ थी, राज्यों को अलग शक्तियाँ दी गई कि तुम अपना राज्य चलाइए अपने हिसाब से, और संघ को अलग शक्तियाँ दी गई। इसके बाद भी कुछ विषय ऐसे थे जो बचे रह गए कि भविष्य में इनको कहाँ शामिल किया जाए, तो ऐसी शक्तियों को अवशिष्ट शक्तियों में शामिल कर दिया गया। और अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? केंद्र के पास हैं। फिर फ्रांस के संविधान को देखते हैं। तो फ्रांस के संविधान से हमारे देश में क्या क्या लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान के बारे में आप जानते ही होंगे। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो फ्रांस की क्रांति में जो 3 नारे थे, ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व,
जो कि काफ़ी ये प्रचलित हुए थे उस समय पे। यही बाद में लोकतंत्र के निर्माण में काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। तो भारत में भी इन नारों को जो प्रयोग में लाए गए थे लोकतांत्रिक प्रक्रिया लाने के क्रम में, स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान इन्हें लाया गया था। इनका ये बाद में हमारे संविधान में भी शामिल किए गए। तो फ्रांस की क्रांति से याद रखना है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत लिए गए हैं। और साथ ही एक शब्द और है, वो है गणतंत्र की व्यवस्था। इसका अर्थ है कि राज्य का जो सर्वोच्च प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, वो चुनकर आएगा। जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में बात कीजिए, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होते हैं ये नहीं कि वो वंशानुगत हों, यानी कि जो पहले राष्ट्रपति थे उनके ही किसी पुत्र या उनके की परिवार में से ही किसी को राष्ट्रपति बना दिया जाए। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का क्या होता है, एक कौन सी प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है, उसके तहत ही राष्ट्रपति चुनकर आते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, आप जानते होंगे। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। समवर्ती सूची कौन सी होती हैं, जिसपे कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को ही है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन जब किया गया है, ये भी किस में है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। संसद के दोनों सदनों को क्या होता है कि जब कोई कानून लोकसभा या राज्यसभा में जब बनने के लिए जाता है, तो अगर वो बनाने में व्यवधान पैदा होता है तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करते हैं, जो कि अनुच्छेद 108 में है यह। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। और इस संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। और व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। फिर है जर्मनी का संविधान। तो जर्मनी के संविधान में बताया गया, अब जर्मनी के संविधान से आप हिटलर को याद कर लीजिए। हिटलर जो है वो अपनी तानाशाही व्यवस्था के लिए जाना जाता था। तो क्या हुआ, हिटलर आया तो आपातकाल लग गया। आपातकाल लगने में उसने क्या कर दिया, हमारे अधिकारों को निलंबित कर दिया। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन, ये कहाँ से है, जर्मनी के संविधान से लिया होगा। मौलिक अधिकारों के निलंबन से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि अनुच्छेद 21 को छोड़कर बाकी के जो मौलिक अधिकार होंगे वो उस समय के लिए इनको शून्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि निलंबित कर दिए जाएंगे। और इसमें आपातकाल के केवल मौलिक अधिकारों का ही निलंबन है जर्मनी के संविधान में। ये नहीं कि आप यहाँ पे आपातकालीन प्रावधान को समझ बैठें, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, केवल मौलिक अधिकारों का निलंबन है। आगे देखते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अगर देखें तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, अभी हमने ऊपर देखा था आयरलैंड से, उसमें क्या था कि राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, और इसमें राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जो राज्यों की सीटें हैं राज्यसभा के लिए, वहाँ के जो सदस्य जाते हैं चुनकर, ये निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो कि अनुच्छेद 368 में बताया गया है, तो ये भी कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि फ्री में अगर संशोधन करना है तो दक्षिण अफ्रीका से सीखिए, फ्री का संशोधन, दक्षिण अफ्रीका, फ्री का संशोधन। फिर हम देखते हैं जापान के संविधान से। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। और एक है यूएसएसआर का संविधान, जिसको सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। इसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, उन्होंने मौलिक अधिकारों की बात की थी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार। इसके साथ साथ यूएसआर जो सोवियत संघ था उस समय का, उसमें जो है उसमें तत्कालीन सोवियत संघ में समाजवादी व्यवस्था थी। तो उसमें क्या बताया कि समाज के सभी वर्गों के साथ न्याय होना चाहिए। तो आप वहीं से इसको समझ सकते हैं कि समाज के सभी वर्गों का ध्यान, यानी कि सामाजिक हो, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये सारे आदर्श कहाँ से हैं, तो यूएसएसआर के संविधान से। और मौलिक अधिकार मैंने आपको बताया ये बाद में जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, जो कि यूएसएसआर के संविधान से हैं। यूएसआर इसको, अब पहले यूएसएसआर जो था वो इसमें कई देश शामिल थे, लेकिन सन 1991 में इसमें कई देश अलग हो गए और रूस अकेला बचा। तो अब इसको रूस कहते हैं कि रूस से क्या लिया गया, तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं।
तो ये तो थे संविधान के स्रोत। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक पे कि हमारे संविधान के बारे में कहा जाता है कि हमारा संविधान जो है अन्य देशों के संविधान से इसको कॉपी किया गया है या हमारा संविधान उधारों का थैला है। तो इसके बारे में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि प्रत्येक नागरिक जो होते हैं उनकी अपने देश में कुछ मौलिक मांगें होती हैं जो कि समान ही होती हैं। इसीलिए सभी देशों ने अपने देशों के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया था, अपनी उन नागरिकों की मौलिक बातों को मांगों को शामिल किया, और हमारे भी देश में नागरिकों की मौलिक बातों को शामिल करने के लिए मूल अधिकारों से जोड़ा गया है। तो ऐसा नहीं कि हमने अमेरिका के संविधान की नकल की है, हमने, क्योंकि ये आवश्यक बातें हैं, मौलिक बातें हैं नागरिकों की, इसलिए उनको अपने संविधान में शामिल किया है। जिन बातों को हमारे संविधान में दूसरों देशों के संविधान से लिया भी गया है, तो उन्हें हम उनका श्रेय तो देते हैं, परंतु हमने उसको पूरी तरह से परिमार्जित किया है, उसको हमने अपने देश के नागरिकों के हिसाब से संशोधित किया है। उनकी अपने देश की विविधता, धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक परिवेश, भाषा इत्यादि को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया है। हमने इसमें मौलिकता, हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इसमें मौलिकता लाई है। ये नहीं है कि संविधान के निर्माता जो थे उन्होंने जो है दूसरे देशों के संविधान की बातों की नकल कर ली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या फिर अगर आप ये सोचते हैं कि हमारा संविधान उधारों का थैला है, तो ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि हमने विभिन्न देशों से प्रेरणा ली है, उनके उन विषय वस्तु की, उनके उन अनुभवों की प्रेरणा ली है जिनके आधार पर उनके देशों की व्यवस्थाएं अच्छी चल रही थीं। इसलिए ऐसा कहना, दूसरों के अनुभवों से सीखना, उनसे प्रेरणा लेना बुद्धिमानी होती है। अनुभवों से सीखना बुद्धिमानी का ही काम है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम अपना समय भी बचाते हैं और स्वयं गलतियां करने से भी बचते हैं, और यही मनुष्य का गुण भी है। तो भारतीय संविधानों को उधारों का थैला कहना गलत है, यानी कि यह आलोचना सर्वथा गलत है। इस प्रकार यहाँ पे मैं भीमराव अंबेडकर जी थे, उनकी कुछ उन्होंने एक बात कही थी, वो भी बताना चाहती हूँ आपको, कि उन्होंने कहा था कि संविधान के जो मूल विचार हैं उन पर किसी देश का पेटेंट नहीं है, इनमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने गर्व से घोषणा की थी कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है विभिन्न देशों के संविधानों को छानने के बाद किया गया है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जो हमारे भारत का संविधान है वो उधारी का थैला नहीं है। तो ये थे हमारे संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसे आज आपने हमारे साथ देखा। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, हर दिन अपनी तैयारी को बखूबी आगे बढ़ाइए, क्योंकि परीक्षाएं निकट आ रही हैं, तो तैयारी करते रहिए और हर दिन बेहतर करिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।